हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कंप्लीट करने के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट है जो हमारे नेट के सिलेबस की, दैट इज़ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में जैसे लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्ज़ाम में इस यूनिट से। तो जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं बुक्स पर, कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। इसमें मैचिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं और वन लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं। पर्टिकुलर बुक पूछ ली और फिर उसके राइटर का नाम पूछ लिया, या किस राइटर ने 4-5 बुक्स दे दी, उन बुक्स में से कौन कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ है 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि राइटर्स की क्रोनोलॉजी पूछी गई है। जैसे एडम स्मिथ दे दिया, लोक दे दिया, बेंथम दे दिया, हर्बर्ट स्पेंसर दे दिया। तो इनमें से इन राइटर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो इनके टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंगली। इस तरह से बुक्स की क्रोनोलॉजी भी आ जाती है। मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा थिंकर कौन सी पॉलिटिकल ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। तो इस तरह के इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं नेट के एग्ज़ाम में इस यूनिट से। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस यूनिट पे कि हमें क्या क्या कवर करना है। हमें पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसके बेसिक फीचर्स करने हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, उनके कौन कौन से फीचर्स क्या है, कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कौन कौन से थिंकर उससे एसोसिएटेड है, किस थिंकर ने उस ट्रेडिशन से रिलेटेड कौन सी बुक लिखी है, उस बुक में क्या कौन सा आइडिया दिया है, कौन सी बुक किस ईयर में लिखी गई है, और किसी पर्टिकुलर थिंकर की जो फेमस स्टेटमेंट है उस ट्रेडिशन के संदर्भ में, अपने आइडियाज़ को जस्टिफाई के संदर्भ में वो चीज़ें हमें देखनी है। यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या, थ्योरीज को भी अंडरस्टैंड करना है, हमें थिंकर्स को भी अंडरस्टैंड करना है, फैक्ट भी याद करने हैं, और हमें ट्रेडिशंस का जो कोर वैल्यूज़ है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को विद लिबरलिज्म। उदारवाद। तो जो उदारवाद है, जो लिबरलिज्म है, उसके आइडियाज़ का ओरिजिन ट्रेस किया जाता है जॉन लॉक से। जॉन लॉक को हमने पढ़ा था, जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, क्योंकि जॉन लॉक हैज़ टॉक्ड अबाउट कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मैन हैं, वो रैशनल हैं, मैंस डज हैव नेचुरल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो जॉन लॉक को बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन लॉक के अलावा जो थिंकर्स एसोसिएटेड हैं लिबरलिज्म, एडम स्मिथ, कई बार पूछा जाता है कि 4-5-6 राइटर्स का नाम दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो थिंकर है वो लिबरलिज्म से एसोसिएटेड है या लिबरलिज्म से एसोसिएटेड नहीं है। उसमें 1, 2, 3 करके स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती हैं या वन लाइन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एडम स्मिथ हैं, बेंथम हैं, जेम्स मिल हैं, जेएस मिल के फादर, और भाई हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है, मोंटेस्क्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, कोर फीचर्स क्या हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, लिबर्टी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, इनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, कोर फीचर्स क्या है। तो कोर फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, कोर फीचर्स। और या ये भी हो सकता है कि 5-6 स्टेटमेंट दे दी और उनमें से ये बता दिया कि डेमोक्रेसी से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, लिबर्टी से कौन सी एसोसिएटेड है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें तभी समझ में आएंगी जब हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी किसी भी पॉलिटिकल आइडियाज़, किसी भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन के संदर्भ में। ठीक है, तो कोर फीचर्स में हम आएंगे कि यहाँ पे अंडरस्टैंड किया जाता है मैन इज़ रैशनल,
ये जो जॉन लॉक है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि जो मनुष्य है वह रैशनल है, मनुष्य तर्कसंगत है, बुद्धिमानी है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो उसी कंटेक्स्ट में जो लिबरल है वो ये अज्यूम करते हैं कि जो मनुष्य है बुद्धिमानी है, रैशनल है, कम्युनिटी में रहना चाहता है और मनुष्य के अंदर इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है कि वह उसके लिए क्या सही है ये डिवाइज कर सकता है। ओके, तो मैन इज़ रैशनल। नेक्स्ट, लिबर्टी जो है, लिबर्टी इज़ सेंट्रल टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जो लिबर्टी है वह मनुष्य के विकास के लिए सेंट्रल है, आवश्यक है। मनुष्य लिबर्टी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए जो लिबर्टी है वह कोर वैल्यू है लिबरलिज्म की। ओके, नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी लिबरल स्कॉलर्स हैं वो सबको रूल ऑफ लॉ यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो प्रिविलेज है दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और एवरीबॉडी शुड बी इक्वल टू दो, एवरीबॉडी शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। सभी कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, यानी कि कानून को सर्वोच्चता दी गई है, ना किसी प्रिविलेजेस को, ना किसी हेरिडेटरी पोजीशन को यहाँ पे सर्वोच्चता दी गई है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश किया गया, कानून की सर्वोच्चता एस्टेब्लिश की गई है। फिर ये फेवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जब रूल ऑफ लॉ आ गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो जो गवर्नमेंट उसके अंडर काम करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है और लिमिटेड गवर्नमेंट के अंतर्गत ही जो सिटीजन्स हैं उनकी जो लिबर्टी है वो सेफ गार्ड की जा सकती है, लिबर्टी बनी रह सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मेजॉरिटी की कंसेंट है, जो सरकार है मेजॉरिटी की कंसेंट से बनी हुई है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी नागरिकों की कंसेंट से सरकार बने, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ डिसेंटिंग ओपिनियन होते हैं। तो जो मेजॉरिटी की कंसेंट से सरकार बनी है और उसमें इम्प्लाइड होता है कि जो माइनॉरिटी है उसने भी अपनी इम्प्लिसिट कंसेंट दे रखी है मेजॉरिटी को रूल करने के लिए। ये कुछ फीचर्स हैं लिबरलिज्म के। और इकोनॉमिक स्फेयर में जो लिबरल है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का एडवोकेट करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो ये फीचर्स हैं लिबरलिज्म, ये कुछ कोर फीचर्स हैं जो लिबरलिज्म की सेंट्रल पोजीशन डिसाइड करते हैं। ये कुछ कोर फीचर है जो डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म। ये कोर वैल्यूज है जो लिबरलिज्म की जितने भी फर्दर डिवीजन हो रखी है उन सभी में थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ ये जो वैल्यूज है ये मेंटेन की गई। तो इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में और लिबर्टी के रिस्पेक्ट में जो लिबरल जो थिंकर है, जो ट्रेडिशन चली आ रही है लोग के टाइम से लेके आज तक, उसमें इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में और लिबर्टी के कंटेक्स्ट में जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचारों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। तो इसी कंटेक्स्ट में जो लिबरलिज्म है एज ए ट्रेडिशन है, एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसमें कुछ डिवीजन एक्सेप्ट की हैं स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने। वो क्या डिवीजन्स है, उसके 3 पार्ट्स माने गए हैं। एक है क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म जिसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोला जाता है, नेगेटिव लिबरलिज्म। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिबरलिज्म, ओके। उससे नेक्स्ट है नियो लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म। ओके, तो हम आज वाले वीडियो में क्लासिकल लिबरलिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
जो क्लासिकल लिबरल है इस पे नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को करेंगे। हमारे पास टाइम है, जो जून का जो एग्ज़ाम है वो हमारा टारगेट है, तो हम आराम से चीज़ों को करेंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे सिलेबस कंप्लीट कराने की। तो जो क्लासिकल लिबरल है उनका बेसिक नोशन, ये इनिशियल स्कूल है लिबरलिज्म का, इनका बेसिक नोशन क्या था कि ये नेगेटिव लिबर्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी को सही मान रहे हैं, यानी कि लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, लिबर्टी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। और इकोनॉमिक स्फेयर में ये कंप्लीट फ्री इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि जो इकोनॉमिक जो मैटर होते हैं इंडिविजुअल्स के, उसमें स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी है और नो इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी है एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये है इनका सेंट्रल थ्रेड यहाँ पे लिबरलिज्म का। अब बात करते हैं कि कौन कौन से थिंकर हैं जो लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म या क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उससे एसोसिएटेड है, क्योंकि थिंकर्स की बुक भी आ सकती हैं, स्टेटमेंट भी आ सकती है और उनके विचार भी आ सकते हैं वहाँ पे। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जॉन लॉक का, क्योंकि इसी को फादर बोला जाता है ना लिबरलिज्म का। जॉन लॉक बात करते हैं किसकी, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट है यानी कि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ये कहते हैं कि स्टेट इज ह्यूमन क्रिएशन, स्टेट को क्रिएट किया गया है बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसको क्रिएट किया गया है बाय मैन, मनुष्यों के द्वारा स्टेट को क्रिएट किया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो स्टेट का जो क्रिएशन किया गया वो क्यों किया गया है, जब हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की थी तब भी हमने किया था कि स्टेट को क्रिएट किया गया है किसके लिए, कानून बनाने के लिए, कानून की व्याख्या करने के लिए और कानूनों को लागू करने के लिए। इसलिए लोग का जो स्टेट है वो क्रिएट किया गया है सिर्फ 3 कामों के लिए, कानून बनाना, कानून की व्याख्या करना और कानूनों को लागू करना। तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिमिटेड फंक्शन स्टेट को देता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और स्टेट का सिर्फ 3 ही काम है, लिमिटेड स्टेट है, 3 ही काम है जॉन लॉक के स्टेट के, जो लोग बताता है। स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लोगों को और स्टेट कानूनों की व्याख्या करेगा, लागू करेगा और उनका निर्माण करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू। तो जो मॉन्टेस्क्यू है इनकी बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ। जो मॉन्टेस्क्यू है स्पिरिट ऑफ लॉ में ये डिस्क्राइब करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करते हैं स्टेट के सेफगार्ड के लिए। ये कहते हैं कि देयर शुड बी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करते हैं सबसे पहले स्टेट को सेफगार्ड करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर सेफगार्डिंग स्टेट, ठीक है। ये बात करते हैं कि जो लॉ हैं, जो कानून है, कानूनों का निर्माण एक तरफा राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन जो राज्य है वह आर्बिट्रेरी कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य को कानूनों का निर्माण करते समय लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ध्यान में रख के कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। जो मॉन्टेस्क्यू है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो पावर्स है दैट शुड बी सेपरेटेड, दैट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू। यानी कि जो कार्यकारी जो शक्तियां हैं, जो विधायकी जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की, वो अलग अलग हाथों में केंद्रित होनी चाहिए। और एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके बेसिस पे, इसके मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज़ के बेसिस पर आधारित है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सेपरेशन ऑफ द पावर इस पे आधारित है कंसेप्ट पे।
ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू ही वह बंदा था कि किसी भी राज्य का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी कि जो क्लाइमेटिक जो इफ़ेक्ट होते हैं वो प्रभावित करते हैं किसी भी राज्य के नेचर को। ये मॉन्टेस्क्यू लेके आ रहा है ज्योग्राफी के कंसेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात। उसके बाद हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में पब्लिश हो रखी है बुक, 1776 में। तो इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने बात की है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, दैट शुड एक्ट एज ए रेफरी, एक कैप्टन की तरह राज्य को एक्ट करना चाहिए। स्टेट शुड एक्ट एज ए रेफरी, एज ए कैप्टन, ठीक है। यानी कि ये जो एडम स्मिथ है ये स्ट्रॉन्गली अपोज करते हैं स्टेट का इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक स्फेयर, यानी कि स्टेट को आर्थिक जो मामले हैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है। ये कहते हैं एडम स्मिथ और राज्य को 3 कार्य देते हैं, 3 वर्क्स ऑफ स्टेट या 3 फंक्शन ऑफ स्टेट। वो क्या क्या हैं? 3 ही कार्य करने चाहिए राज्य को। क्या क्या करने चाहिए? एक तो राज्य को अपने नागरिकों की एक्सटर्नल जो एग्रेशन है, फॉरेन जो इन्वेजन है, उससे रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, स्टेट को अपने नागरिकों की लीगल इनजस्टिस जो होता है, यानी कि डोमेस्टिक स्फेयर में जो कानूनी तौर पर जो अन्याय उन पर हो सकता है उससे रक्षा करनी है अपने नागरिकों की। तीसरा, जो राज्य है उसको वही कार्य करने हैं, वही कंस्ट्रक्शन के कार्य करने हैं जिससे प्रॉफिट जनरेट होने की संभावना ना हो, इसलिए इंडिविजुअल जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करना चाहते हो। यानी कि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम करना है उसी एरिया में जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल इंटरेस्टेड ना हो, और लीगल या जस्ट कानून बनाने हैं, और फॉरेन जो इन्वेजन है उससे रक्षा करनी है। 3 ही कार्य राज्य को करने हैं, अदर स्फेयर में इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ देना है। उसके बाद बात करते हैं बेंथम की। बेंथम, तो बेंथम का भी हमने जब यूटिलिटेरियनिज्म जेएस मिल किया था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये भी मोरल लेजिस्लेशन की बात करता है, ये भी जस्ट कानूनों की बात करता है। बेंथम के अनुसार स्टेट का जो मेन कार्य है, स्टेट्स मेन फंक्शन क्या है? कानूनों का निर्माण करना। मेन फंक्शन इज टू लेजिस्लेट। ठीक है। बेंथम और जेम्स मिल को भी इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। जेम्स मिल ये कहते हैं कि जो राज्य है उसका मेन कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद बात करते हैं विलियम सीनियर की। ठीक है, विलियम सीनियर, इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक कई बार है ना बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ ने लिखी है, नहीं ये विलियम सीनियर ने लिखी थी। इस बुक में ये राज्य को सिर्फ 2 ही कार्य दे रहे हैं, एक तो डिफेंस का, जो राज्य का कार्य है डिफेंस करना और प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और राज्य को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ बाहरी आक्रमणों से डिफेंस करनी है और अपने नागरिकों की रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन इन डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इन राइटर्स के बाद है थॉमस पेन। थॉमस पेन, इनकी बुक है राइट्स ऑफ मैन। ये कंसेप्ट देती है नेचुरल राइट्स की। ठीक है, ये कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, तो उन प्राकृतिक अधिकारों में स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इनकी एक फेमस स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि वाइल सोसाइटी इन एवरी स्टेट इज ब्लेसिंग, गवर्नमेंट इन बेस्ट स्टेट इज ए नेसेसरी इवल एंड इन रोस्ट स्टेट इज़ एन इनटॉलरेबल इवल। यानी कि जो सोसाइटी है वो अच्छी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो, तो अगर राज्य अच्छा है तब भी गवर्नमेंट में एक नेसेसरी इवल है, आवश्यक बुराई है। अगर राज्य ही बुरा है तो जो गवर्नमेंट है वो इनटॉलरेबल, असहनीय बन जाती है। यानी कि ये भी गवर्नमेंट को, सरकार को ज़्यादा कार्य देने के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर।
हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो इनकी कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो ये है डार्विन है, डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कंसेप्ट थी, चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो जीव हैं, जंतु हैं, वो कैसे इवॉल्व होते हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है डार्विन ने। ठीक है, तो उसी से प्रभावित हो गए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह रहे हैं कि जो सर्वशक्तिशाली है, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहेगा। ठीक है, तो ये भी राज्य को, ये राज्य का जो कार्य होता पुअर की हेल्प करना, पुअर लोगों को हेल्प करना इकोनॉमिकली एंड सोशली, तो ये उसके ये अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि समाज में राज्य को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें जो सर्वाइव कर पाएगा वही कर पाएगा, जो अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगा। ठीक है, ये कहता है कि स्टेट के नेचर के बारे में कहते हुए कहते हैं कि स्टेट इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टेट इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, यानी कि राज्य का निर्माण किया है लोगों ने, सभी लोगों ने किया है, तो सभी लोगों के साथ यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए राज्य के द्वारा, कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये थे क्लासिकल लिबरल। इनका बेसिक क्या था कि व्यक्ति की लिबर्टी को इम्पोर्टेंस देना है, व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इकोनॉमिक स्फेयर में राज्य के इंटरफेरेंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Thanks for watching this video.